नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर जुड़े हैं आप। और सभी का स्वागत है सुबह के करंट अफेयर्स की क्लास में। सुबह का करंट अफेयर्स का ये क्लास जिसका सोर्स है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो और इसके अलावा और भी समाचार, प्रमुख समाचार पत्र आपके डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण जैसे प्रमुख स्रोतों से हम समाचार लेकर आते हैं। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्लास को आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट आपके स्क्रीन पर है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोस्तों, हम जिस पथ पर चल रहे हैं, जिस मार्ग पे चल रहे हैं, ये मार्ग जो है वो संघर्ष का मार्ग है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी दिन हमारे अनुकूल होता है, कभी दिन हमारे प्रतिकूल होता है। जब दिन हमारे अनुकूल होता है तो हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जब दिन कभी प्रतिकूल हो जाता है तो हमारे ऊर्जा और उत्साह में हमें कमी देखने को मिलती है। लेकिन ऊर्जा और उत्साह में हमें कमी की यहाँ आवश्यकता नहीं है दोस्तों। संघर्ष के मार्ग में हमें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना है कि संघर्ष का मार्ग जो है वो हमेशा जो है वो पीड़ादायक हो सकता है। पीड़ा वो मानसिक भी हो सकता है, पीड़ा वो शारीरिक भी हो सकता है, पीड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है। और उस पीड़ा के लिए हमें तैयार रहना है, इस संघर्ष के मार्ग में चलना है। और जो इस संघर्ष के मार्ग में धैर्य के साथ पीड़ा को झेलते हुए आगे बढ़ता है दोस्तों, जिन्होंने ये नहीं देखा है कि ये दिन का समय है कि रात का समय है, जिन्होंने ये नहीं देखा है कि मुझे इस समय सोना है या मुझे इस समय जागना है, जिन्होंने ये नहीं देखा है कि उसके जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, ठीक है ना, मुश्किलें आती हैं, वही व्यक्ति जो है दोस्तों इस मार्ग पर आगे चलकर कुछ करता है। जब यहाँ प्रश्न, यहाँ एक शब्द है जिसने रातों से है जंग जीती। रात का मतलब अंधकार। अंधकार कब आता है? जब आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ है ही नहीं। कई बार आपको होता है ना कि आपको सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लक्ष्य जो है वो आपको मिल ही नहीं रहा है। आप टूट गए हैं, आप हताश हो गए हैं, आपको लग रहा है कि अब तो मेरे सामने कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा है, मेरे सामने कुछ उम्मीद नहीं नजर आ रहा है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही हो जाता है। इसी अंधेरे से आपको लड़ना है मेरे दोस्त, इसी अंधकार से आपको लड़ना है। और इस अंधकार से लड़ते हुए आपको सूर्य की तरह चमकना है, सूर्य की तरह तपना है। और जब आप सूर्य की तरह तपोगे, सूर्य की तरह चमकोगे, तो ही आप देखोगे कि आपके जीवन में ढेर सारे बदलाव आए हैं। तो यही आज का मोटिवेशनल कोट है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। स्वागत है सभी का, अभिनंदन है सभी का। और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फटाफट क्लासेस को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। अपने सारे मित्र के साथ क्लासेस को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला न्यूज क्या है दोस्तों। तो पहला न्यूज जो है वो द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है। सोर्स जो है वो द हिंदू है, द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है। और देखते हैं कि न्यूज क्या है और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश से न्यूज है। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा दोस्तों, जब जनसंख्या दिवस था तो योगी आदित्यनाथ ने टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में उल्लेख किया था और उसके बाद लोगों के सुझाव मांगे थे। उसी से संबंधित न्यूज आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। टू चाइल्ड पॉलिसी, यूपी लॉ पैनल सबमिट्स ड्राफ्ट लॉ टू आदित्यनाथ। 8,200 ऑफ 8,500 सजेशन रिसीव्ड आर इन सपोर्ट ऑफ बिल से कमीशन, ठीक है ना। तो सरकार ने जो है वो लोगों के सुझाव भी मांगे थे कि वो किस प्रकार के। तो टोटल जो है वो 8500 सजेशन आए हैं, जिसमें से 8200 सजेशन ऐसे हैं जो कि इस लॉ के पक्ष में है। यानी कि आप समझिए कि 8200 लोगों ने ये सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश का ये जो लॉ है, यानी कि दो बच्चों का जो लॉ है, दो टू चाइल्ड पॉलिसी जो है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। After reviewing over 8,000 suggestions from the public, the Uttar Pradesh State Law Commission Monday submitted a report and draft bill for a new child policy, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दो बच्चों की नीति बनाई है उसके ऊपर हम बात करते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि जनता से प्राप्त जो 8,000 से अधिक सुझाव है, उन सुझावों को समीक्षा करने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के द्वारा नए जनसंख्या नियंत्रण कानून, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण
कल्याण विधेयक 2021 द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 पर एक रिपोर्ट और मसौदा जो है वो प्रस्तुत किया गया है और राज्य विधि आयोग के मसौदे में राज्य सरकार के लिए 2 बच्चा नीति यानी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो लागू करने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है। ठीक है ना। आयोग के द्वारा स्वीकार किए गए जो प्रमुख सुझाव हैं उन सुझावों के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या सुझाव हैं, तो सबसे पहला, जिस परिवार में केवल एक बच्चा है और उसने स्वैच्छिक नसबंदी करा ली है, ऐसे सभी परिवारों को चाहे वो बीपीएल श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं, विशेष सुविधाएं जो हैं वो प्रदान करनी चाहिए। ऐसा सुझाव जो सरकार के पास 8,000 के आसपास जो सुझाव पहुंचे हैं, प्रीति सूर्या, सुधीर कुमार, इंदु गौतम, ऋतु विश्वकर्मा, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है और शेयर कर दीजिए एक बार ग्रुप में भी कि सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर लें। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि सरकार के पास जो 8,200 सुझाव पहुंचे हैं, उस 8,200 सुझाव में से क्या है, सबसे पहला है कि जिस परिवार में केवल एक बच्चा है और उसने स्वैच्छिक नसबंदी करा ली है, ऐसे सभी परिवारों को, चाहे वो परिवार बीपीएल परिवार के अंतर्गत आता है, उन्हें वो सारी विशेष सुविधाएं जो है वो प्रदान करनी चाहिए। दूसरा क्या है, कानून लागू होने के बाद जिस व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होते हैं उसे कल्याणकारी योजनाओं जैसे कई लाभों से वंचित कर दिया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया सरकार को। अब समझिए कि क्या है, सुझाव जो है ये इतने कठोर कठोर सुझाव है, लेकिन इसकी आवश्यकता है ना। 23 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है आपके उत्तर प्रदेश की और सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो हैं, उस योजनाओं को अगर पहुंचाना है जनता तक तो सबसे पहला जनसंख्या नियंत्रण करना हमारे लिए सब बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण जब तक नहीं किया जाएगा, योजनाओं को संपूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतारा जा सकता और योजनाओं का लाभ 1 to 1 नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की कामयाबी है। देखिए, राजनीति से ऊपर उठ के अगर हम बात करें तो वाकई ये मानने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कामयाबी है कि कोरोना जैसे काल में, सोचिए कि 4 से 5 कंट्री के बराबर हमारी जनसंख्या, हमारे राज्य की जनसंख्या है, उसके बाद भी इस काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किया, देखिए कैजुअलिटी होती है, ठीक है ना भाई, जब बीमारी आई है तो बीमारी आपदा है, तो आपदा में जो है वो लोग को आना जाना जो है वो लगा रहेगा, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जो कि इस बीमारी के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं, बहुत अधिक इसके बारे में कोई दवाई ही नहीं थी, है ना। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार सरकार ने अच्छा कार्य किया, ये प्रशंसा योग्य कार्य है, प्रशंसा करने योग्य कार्य है। वहीं बगल के राज्य में आप देखिए जहां 1 करोड़ 2 करोड़ की जनसंख्या है, उसने हाथ उठा दिए थे और यहाँ 23 करोड़ की जनसंख्या को लेकर जो है वो राज्य सरकार अच्छे कार्य कर रहे थे। तो इस चीज पर हमें ध्यान देनी चाहिए, इस पर हमें बात करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं राज्य सरकार की कि उसने किया और राज्य सरकार का ये जो नया कदम है ये भी आपके प्रशंसनीय कदम है। ठीक है ना। तो क्या करना है, तीसरा, अब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बात करें तो 1 महीने पहले चल चलते हैं, कहां, 11 जुलाई को। याद होगा दोस्तों, 11 जुलाई को जब विश्व जनसंख्या दिवस था, तो विश्व जनसंख्या दिवस के समय उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 2021 से 2030 की अवधि के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस नीति में जनसंख्या नियंत्रण योगदान करने वालों के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया था कि जो जनसंख्या नियंत्रण में योगदान देंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक ड्राफ्ट के प्रमुख बिंदु क्या थे, इस नीति के नए उद्देश्य क्या थे? तो कुल प्रजनन दर को वर्तमान प्रति हजार आबादी पर 2.7 से घटाकर 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.7 तक लेकर आना है। अभी तक मान लीजिए कि पर पेरेंट्स अगर हम बात करें, पर दंपति अगर हम बात करें, ठीक है ना, दंपति कहें, कपल्स की बात करें तो 2.7 बच्चे, यानी कि 3 के आसपास एक दंपति के बच्चे हैं, ऐसा एवरेज है। ठीक है, 2026 तक बात की जा रही है कि इसको 2 लाया जाए और 2030 तक इसको 1.5 के आसपास, यानी कि किसी का 1 बच्चा हो, किसी का 2 बच्चा हो, इस प्रकार से जो है वो पॉलिसी बनाने की बात की गई है। इसके अलावा आधुनिक गर्भ निरोधक का प्रचलन को जो है वो बरताना है। ठीक है ना, आधुनिक गर्भ निरोधक, अब जितने भी गर्भ निरोधक जो हैं, अब इसमें जानते हैं आप लोग को काफी खुलकर इस पर, खासकर जो दंपति हैं उसको खुलकर इस पर बात करना होगा। जितने भी सरकार की तरफ से गर्भ निरोधक के जो प्रचलन है इसको बढ़ाना होगा और गर्भ निरोधक प्रचलन दर को जो वर्तमान में 31.7% है उसको 2026 तक 45% और 2030 तक 52% करने की बात की गई है। ठीक है ना। पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो भी गर्भ निरोधक के तरीके हैं, जैसे कॉन्डम का प्रयोग करना या और भी नसबंदी का जो प्रयोग करना है, ठीक है ना, तो इन सारे गर्भ निरोधक तरीकों में क्या है, वृद्धि करना है। जैसे वर्तमान में अगर हम पुरुषों के द्वारा देखें तो वर्तमान में 10.8% पुरुष जो है वो गर्भ निरोधक तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिसको 2026 तक बढ़ाकर 15.1% करने की बात हो रही है और 2030 तक बढ़ाकर 16.4% बात
ठीक है, करने की बात हो रही है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर की बात करें तो मातृ मृत्यु दर को भी आपको घटाने की बात हो रही है, जो कि 197 है मातृ मृत्यु दर, इसको घटाकर 150 से 98 तक, और शिशु मृत्यु दर को 43 से घटाकर 32 से 22 तक, यानी कि 2026 और 2030 के हिसाब से ये बात की गई है कि ये घटाना चाहे। 5 वर्षों से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर को, जो वर्तमान में आपका 1000 पे 47 है, उसे 2026 तक 35 और 2030 तक 25 लाने की बात की जा रही है। सुषमा सिंह, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, तो आप पूरी तरह से आपको ये समझना है कि पूरा जो है ये 2 चाइल्ड पॉलिसी जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जिसपे आप लोगों से राय मांगी गई थी और आप लोगों ने जब राय दिया तो उसके बाद सरकार जो है इस पर किस प्रकार से काम कर रही है। ठीक है ना, नीति के तहत केंद्रीय क्षेत्र की बात करें तो इस नीति के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों को सुलभता को बढ़ाना है और सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराना है। ठीक है ना, अब यहाँ 2 शब्दों पे आपको ध्यान देना है, एक है गर्भ निरोधक और दूसरा है गर्भपात। ठीक है ना, गर्भ निरोधक यानी कि सरकार को गर्भ निरोधक की सुविधाएं बढ़ाना है। आपको याद होगा दोस्तों कि सरकार जो है वो गर्भ निरोधक के लिए कई सारी जो है योजनाएं लेकर आती हैं, नसबंदी की योजनाएं लेकर आती हैं, तो सुरक्षित नसबंदी का जो है, और नसबंदी पर इनाम भी देती हैं, चाहे उसमें पुरुष नसबंदी कराएं या महिलाएं नसबंदी कराएं, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। साथ में जो है लोगों को जो है वो गर्भ निरोधक उपायों का, जो भी आपके गर्भ निरोधक उपाय हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचलन लाना या उसके ज्यादा से ज्यादा उसके प्रयोग के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, गर्भपात। अगर किसी भी कारण से गर्भ ठहर जा रहा है तो उसको गर्भपात कराने के लिए जितने भी आपके स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उन स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के ऊपर बात की जा रही है। ठीक है ना, इसके अलावा नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो नवजात जो शिशु है, ठीक है ना, जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें, या मातृ मृत्यु दर जो है इसको करना है। बुजुर्गों की देखभाल और 11 से 19 साल के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था करना भी जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है ना, नीति के तहत जो प्रोत्साहन की बात हो रही है कि क्या क्या प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करने वाले तथा 2 या इससे कम बच्चों वाले कर्मचारियों को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, वेतन वृद्धि, आवास योजनाओं में रियायतें, ठीक है, अन्य सुविधाएं जो है प्रदान करने की बात की जा रही है। क्या क्या, कि जो भी 2 या 2 से कम बच्चे जिनके होंगे उनका प्रमोशन, नौकरी में, वेतन में वृद्धि कर दिया जाए, उनके लिए आवास योजनाएं लाया जाए। ठीक है, रियायतें और अन्य सुविधाएं जो है प्रदान करने की बात हो रही है। 2 बच्चे के मानक को पूरा करने वाले लोक सेवकों को उनकी पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों सहित 12 महीनों का पितृत्व और मातृत्व अवकाश, और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नियोक्ता की योगदान राशि में 3% की वृद्धि के बारे में भी बात की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आपको देखेंगे इस पूरे लाइन को क्या कर सकता है, कॉपी करके आपके साथ रख सकता है। अनुराग सैनी, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, जनसंख्या को नियंत्रण में योगदान करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को, जो सरकारी नहीं है, ठीक है ना, गैर सरकारी यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या क्या फायदे देने की बात की जा रही है, तो जल, आवास, गृह ऋण आदि करों में छूट देने जैसे लाभ देने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यदि किसी बच्चे के माता पिता के द्वारा पुरुष नसबंदी का विकल्प चुना जाता है, यानी कि पुरुष अगर वो कह रहा है, मतलब कि दोनों अगर दंपति में पुरुष कह रहा है कि वो नसबंदी करा लेगा, तो उस बच्चों को 20 वर्ष तक की आयु की मुफ्त चिकित्सा जो है वो प्रदान करने की बात की जा रही है, और ये बहुत ही बढ़िया कदम है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन उपायों को लागू करने के लिए राज्य जनसंख्या कोष स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनुराग सैनी, गुड मॉर्निंग। जागरूकता निर्माण के बारे में हम बात करें तो विधेयक में, मसौदे में राज्य सरकार से सभी माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने को भी कहा गया है। ठीक है ना, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या किया जाए, माध्यमिक विद्यालयों से अभी से जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम हैं उसके बारे में भी जानकारी देना है, और साथ साथ में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता क्या है इस पर भी जानकारी देना है। ये बहुत ही आवश्यक है। आई होप कि आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे, तो अपना कमेंट भी देते रहे कि क्या सरकार का ये जो प्रयास है वो कितना अच्छा प्रयास है, कितना बेहतर प्रयास है। आप लोग अपने जो फीडबैक हैं वो भी कमेंट बॉक्स में देते रहिए, है ना। ऋतु विश्वकर्मा, इंदु गौतम, प्रीति सूर्या, सुधीर कुमार, काजल मौर्य, सोन, सुषमा और अनुराग सैनी। ठीक है ना, और जो भी स्टूडेंट हैं जो क्लास देख रहे हैं, ठीक है, वो भी अपना कमेंट जो है वो देते रहें। लाइक शेयर करते रहिए भैया, लाइक शेयर में किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं, किसी भी प्रकार की कंजूसी मत करो यार, तुम लोग कंजूसी नहीं, लाइक शेयर करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और क्लास को जो है एंजॉय कर रहे होगे आप लोग, आई होप सभी लोग, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं।
अब इसकी प्रयोज्यता क्या है? तो इस कानून का प्रावधान जो है वो है विवाहित जोड़ों पे लागू होगा। विवाहित जोड़े जो हैं वो पुरुष की न्यूनतम आयु जो है 21 साल तथा महिलाओं की आयु जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और ये नीति स्वैच्छिक होगी, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं। 1975 में याद होगा कि जबरदस्ती नसबंदी, पकड़ पकड़ के लोगों का नसबंदी कर दिया जाता था, ठीक है ना, तो जबरदस्ती नहीं होगा, आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे आप समझिए किस प्रकार से जैसे रक्तदान, ब्लड डोनेशन के लिए जो है लोगों को प्रोत्साहित, पहले किसी से अगर कहा जाए कि खून दे दो तो कह रहे भैया खून दे देंगे, मर मुरा जाएंगे, तब बाद में लोगों को जागरूक किया गया कि खून देना जो है, जो आप खून देते हो उसको नया खून निर्माण में मुश्किल से आपको कुछ घंटे लगते हैं, कुछ घंटे में नए खून जो है आपके शरीर में बन जाएंगे। और खून देना जो है, ब्लड डोनेशन जो है एक अच्छा कार्य हो सकता है कि आप ब्लड देंगे तो इससे कई लोगों की जान जो है वो बच जाती है, ठीक है। लोगों को जब जागरूक किया गया तो लोगों को इसके बारे में जब पता चला तो लोग जागरूक हुए और अपने से जाके ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही लोगों को जागरूक करना होगा कि नसबंदी कराने के क्या फायदे हैं और इससे आपके परिवार में, ठीक है ना, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण में आपका योगदान किस प्रकार से हो सकता है, ये बताने की जरूरत है। इसको जबरदस्ती नहीं लागू करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन उपायों की आवश्यकता क्या है? तो अधिक जनसंख्या में उपलब्ध जो भी संसाधन है, अब बताइए ना कि मान लीजिए कि सरकार ने एक योजना शुरू की कि फ्री बस फॉर ऑल, ठीक है, तो पता चला कि अब सीट है 20 और लोग बैठे हुए हैं 100, तो बताइए आप कितने भी अच्छे से अच्छे संसाधन लेकर आएंगे तो क्या उसका उपयोग हुआ? सरकार ने सोचा कि कहीं हम पार्क बना देते हैं, अब पार्क की क्षमता है 200 लोगों की और वहां 5000 लोग इकट्ठा हैं, तो क्या संसाधनों की, तो क्या होगा, टूट फूट होगा। तो आप कहेंगे ना सरकार ये काम नहीं कर रही, सरकार वो नहीं काम कर रही, अरे भैया सरकार तो कर ही रही है, लेकिन आप भी दूसरी तरफ लगे हुए हैं, है ना। सरकार जो है वो एक जनसंख्या को के हिसाब से कर रही है और आप इधर लगे हुए हैं, है ना। सरकार समझा रही है हम दो हमारे दो, और आप कह रहे हैं हम दो हमारे चार, ठीक है। ये तो भाई ईश्वर का, ऊपर वाले का जो वरदान है। हम कहते हैं अरे भैया ऊपर वाले का वरदान नहीं है, ये आपका मेहनत का परिणाम है। उस मेहनत को रोकिए, उस मेहनत की जगह पे कुछ और मेहनत कीजिए, है ना। तो ठीक है, चलिए। अधिक जनसंख्या से उपलब्ध संसाधनों पर क्या होता है कि ज्यादा दबाव पड़ता है और सभी नागरिकों को सस्ता एवं पौष्टिक भोजन, सुरक्षित पेयजल, उपयुक्त आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का तक पहुंच, आर्थिक एवं आजीविका हेतु अवसर, घरेलू भोग हेतु बिजली और सुरक्षित जीवन जैसे बहुत सारे ऐसे आवश्यकताएं हैं जिन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रदीप कुमार, सूरज सिंह, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है इसको अगर सुलभ करना है, जो भी आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर सुलभ कराना है और संरचना को सुलभ कराना है तो सबसे पहले आवश्यकता क्या है? जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। ये कुछ उत्तर प्रदेश की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2022 तक माना गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 23.76 करोड़ के आसपास हो जाएगी, मतलब कि 24 करोड़ के आसपास हो जाएगी। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2015 से 2016 तक का देखा जाए तो 2.7 है, यानी कि आप मान के चलिए कि हर कपल्स को 2 से 3 के आसपास जो है वो बच्चे हैं, ठीक है ना। लॉ टू कम इनटू इफेक्ट 1 year after being published in Gazette, UP State Law Commission, ठीक है। The State Population Fund to be formed implement the act, compulsory insurance to cover case of failure of tubertomy and और वेस्कोटॉमी ड्राफ्ट बिल, ठीक है ना। तो ये सारा है। विधेयक से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनकी चिंताएं क्या हैं? तो विशेषज्ञों के द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को संकट में डालने वाली किसी भी जनसंख्या नीति के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन का जो बोझ है, आप हमेशा देखेंगे जब भी गर्भ निरोधन की बात आती है, देखिए आप कहेंगे कि सर इतने, देखिए आप लोग सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आप अधिकारी बनने वाले हैं, योजनाओं का निर्माण जो है वो आपके मस्तिष्क के सोच से होगा, तो आपको मुद्दों पर सुनना भी होगा, मुद्दों को समझना भी होगा, और आप जिस समाज में रहे उस समाज के अंदर जो चल रहा है उसको भी जानना होगा। जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, जब भी नसबंदी की बात आती है, तो पुरुष नसबंदी कराने से बचते हैं। महिलाओं को कहा जाता है कि भैया अभी नसबंदी करा दीजिए। खासकर महिलाएं इन बातों से बहुत ज्यादा जो है वो जानकार होंगे, उनको इसको जानकारी होगी। खासकर अगर शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी। पुरुष हमेशा नसबंदी कराने से क्या होता है? बचता है। गर्भ निरोधक की जब भी बात की जाए तो पुरुष गर्भ निरोधन करने से बचता है, महिलाओं को दवाएं देने की होता है ना। आजकल कई प्रकार के पिल्स आने लगे हैं मार्केट में, आप देख रहे हैं, है ना। तो कई प्रकार की गोलियां हैं, कई प्रकार की दवाएं हैं। इन सारी दवाएं जो है वो महिलाओं को प्रयोग,
अब इससे क्या होता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो है वो क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव। भाई दवा है ना, दवा जब भी शरीर के अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव तो डालेगा ही, ठीक है। तो गर्भ निरोधक या परिवार नियोजन का सारा बोझ अगर हम देखते हैं तो किसके ऊपर दिया जाता है, महिलाओं के ऊपर दिया जाता है, ठीक है ना। पुरुष अपने ऊपर किसी भी प्रकार से, तो ये जो भी नसबंदी की योजना है, इस नसबंदी की योजना से कहीं ऐसा मत हो जाए कि हम दो हमारे दो की जब योजना है वहां पुरुष क्या करे, पुरुष नसबंदी से बचे और महिलाओं को ही आगे बढ़ा दे कि आप नसबंदी करा लो, ठीक है ना। तो महिलाओं की जगह पे पुरुष को नसबंदी कराने की आवश्यकता है, पुरुष जो है वो नसबंदी की तरफ आगे बढ़े, ठीक है ना। दूसरा अगर एक चीज देखते हैं कि भारत के बारे में बात करें तो भारत पुत्र प्रेमी देश है, ठीक है ना। भारत में जब तक किसी व्यक्ति को पुत्र नहीं होता तब तक उसको ये नहीं महसूस होता है कि हम भाई मेरा पुत्र नहीं हुआ, पुत्र का प्रेम है। बेटियां हो जाए तो महत्व नहीं है, लेकिन पुत्र हो जाए तो उसका महत्व है। और पुत्र की चाह में जो है वो मशीन से जो है उत्पादन होता रहता है ना। जितना मन करे उतना उत्पादन कराते रहो, जितना मन करे उतना उत्पादन कराते रहो, तब तक कराते रहो जब तक पुत्र ना हो। तो महिलाओं को यानी कि पत्नी को कभी कभी परिवार या पुरुष क्या समझ लेता है, बच्चा पैदा करने की मशीन समझ लेता है। और इस बच्चा पैदा करने वाली मशीन को जो समझना है वो कहीं ना कहीं जो है महिला के स्वास्थ्य के लिए जो है वो हानिकारक है, ठीक है। तो पुत्र प्रेम की चाह, कड़े जनसंख्या नियंत्रण उपाय से असुरक्षित गर्भ। अब देखिए एक चीज और भी होगा, इससे हम कहीं ना कहीं देखेंगे तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये समझ में आ जाए कि भ्रूण में लड़का नहीं लड़की है, तो महिलाओं के ऊपर परिवार जो है वो दबाव दे सकता है कि आप क्या कराओ, गर्भपात कराओ। और गर्भपात किसी अच्छे हॉस्पिटल में तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि गर्भपात कराना जो है अलाउड नहीं है, उसके लिए बहुत सारे नियम कानून है। तो क्या हो सकता है कि असुरक्षित गर्भपात होगा, और असुरक्षित जब गर्भपात होगा या भ्रूण में बेटियों की हत्या होगी तो कहीं ना कहीं से महिला के जीवन जो है वो खतरे में आ जाएंगे। ये सब भी समस्या है, ठीक है। इसके तरफ भी आपको समझने की आवश्यकता है, इसके तरफ भी आपको विचार करने की आवश्यकता है ना। तो कड़े जनसंख्या नियंत्रण उपाय से असुरक्षित गर्भपात एवं भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं में वृद्धि हो सकती है। और इस तरह के उदाहरण जो है वो कई राज्यों में हमने देखे हैं, है ना, कि भ्रूण हत्या और ये सारे जो हैं वो उदाहरण जो नए नहीं है, कई राज्यों में हमने इसे उदाहरण देखे हैं। अगला न्यूज है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, दीपू कुमारी गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो अगला न्यूज है आपके स्क्रीन पर, हिंदुस्तान टाइम्स से लिया हुआ न्यूज है 75th इंडिपेंडेंस डे, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ट्राई कलर, ठीक है ना। 75वां हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस 75वें स्वतंत्रता दिवस में हम इंडियन ट्राई कलर यानी कि भारतीय तिरंगा के इतिहास के बारे में हम बात करें। तो दोस्तों भारतीय ध्वज संहिता के बारे में अगर हम बात करते हैं, 22 जुलाई 1947 भारत की स्वतंत्रता के 23 दिन पहले संविधान सभा की एक बैठक हुई और उस बैठक में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के और इसके वर्तमान स्वरूप यानी कि इसके क्षैतिज आयताकार स्वरूप के बारे में बात की गई और इसे अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 यह भारतीय स्वतंत्र उपनिवेश यानी कि डोमिनियन ऑफ इंडिया का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज जो है वो बन गया। आपके स्क्रीन पर जो है वो भारत के 1906 से लेकर 1947 तक के ध्वज आपको नजर आ रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, जो कि मैंने आप लोगों के लिए लाए हैं। अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया 1906 ये फ्लैग है जिसमें कि हरा रंग ऊपर, बीच में पीला रंग और नीचे जो है आपका लाल रंग है। और इसको आप ध्यान देंगे तो हरे रंग पे ऊपर कमल आपको नजर आ रहा होगा, पीले रंग पे वंदे मातरम लिखा हुआ है और लाल रंग पे एक तरफ चंद्रमा जो कि इस्लाम का प्रतीक है और दूसरी तरफ सूर्य जो है हिंदू धर्म का प्रतीक है, जो कि आपको समझ में आ रहा है ना। दूसरा जो देखें 1907 में इसके अंदर परिवर्तन किया गया और कमल के जगह पे क्या किया गया, ऊपर जो है वो आपके सूर्य को लाया गया, वंदे मातरम रखा गया और केसरिया कर दिया गया रंग को, ठीक है ना। ये आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। 1917 में अ फ्लैग यूज्ड ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट इन, ठीक है ना, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो उस समय इस प्रकार के फ्लैग जो है वो आपको दिख रहे हैं। 1921 में जो ऑफिशियली फ्लैग हुआ वो तिरंगा बना और तिरंगा में आपको पूरे तिरंगे में आपने देखा कि चरखा जो है वो आपको दिख रहा है ना। उसके बाद हम 1931 में आते हैं, सॉरी 1931 में आते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है, फ्लैग एडॉप्ट किया गया, तिरंगा था लेकिन चक्र जो अभी वर्तमान में हम 1947 के फ्लैग्स के बाद या अभी के वर्तमान फ्लैग में देखते हैं, इसके जगह पे आपको क्या नजर आ रहा है कि चरखा जो है वो उसके केंद्र पे नजर आ रहा है। लेकिन होता क्या था कि जब हम एक तरफ से हम यहां से देखें तो चरखा, लेकिन दूसरे तरफ से हम जब देखते थे तो क्या होता था, चरखा उल्टा दिखता था, ठीक है, जिससे कि हमारा ध्वज जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर विसंगतियां नजर आती थी। तो इसके बाद क्या हुआ, 1947 में जो ध्वज को अपनाया गया उस ध्वज में चरखे के जगह पे जो है वो चक्र का यूज किया गया, ठीक है ना। और ये हमारा वर्तमान जो झंडा है जो कि हम
बात करें। तो राष्ट्रीय ध्वज के विकास के बारे में बात करें दोस्तों, तो वर्तमान राष्ट्रीय जो ध्वज है इसके निर्माणकर्ता पिंगली वेंकैया जो हैं, इन्होंने अधिकल्पित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज ध्वज को, जो कि स्वराज ध्वज पर आधारित था। और ध्वज में कई बार परिवर्तन किए गए। 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में क्या किया गया था, अपनाया गया था, है ना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 51A, ठीक है ना, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान करने के बारे में बात करता है। ध्वज के उपयोग करने के संबंध में जो कानून है, अगर इसके बारे में बात करें तो एम्ब्लेम्स नेम प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ एक्ट 1950 यानी कि संप्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम के बारे में बात करें 1950, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल, ठीक है ना, ट्राइकलर एक्ट, ठीक है, तो ये आपका जो है 1971 है। तिरंगे के प्रदर्शन से संबंधित नियमों के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखें कि ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया। तिरंगे का एक सामान्य विवरण हो, सरकारों और सरकारी निकायों के द्वारा ध्वज प्रदर्शन हेतु नियम हो, सार्वजनिक और निजी निकायों तथा शैक्षणिक संस्थानों के ध्वज के प्रदर्शन हेतु नियम है, जो कि ये बनाया गया आपके ध्वज संहिता 2002 में, ठीक है। वर्तमान में ध्वज के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो ध्वज है उसकी जो लंबाई है वो 3/3:2 है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। इसकी ऊंचाई 3 और चौड़ाई जो है, ऊंचाई 2 और चौड़ाई जो है वो 3 आपको दिख रही है, 3:2 में है, 3:2 में है, ठीक है ना। तो ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, जो कि आपके स्क्रीन बड़ा प्यारा लग रहा है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में बात करें तो हाथ के कांटे से या हाथ से बुने हुए, ये चाहे ऊन से बने हो, चाहे कपास से बने हो, चाहे रेशम की खादी के पट्टियों से निर्मित होती है। राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा। झंडे की जो लंबाई है अगर इसके बारे में बात करें और उसकी ऊंचाई जो है वो 3:2 में होगा। सरकार द्वारा जो जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक भवन पे झंडे को आधा झुकाए जाने के अवसरों को छोड़कर आधा झुका हुआ झंडा नहीं फहराया जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसे कारण हो तो आधा झुका हुआ झंडा दिखेगा, नहीं तो आधा झुके हुए झंडे को नहीं फहराने की बात की गई है, ठीक है ना। राज्य के द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कार या सशस्त्र बलों अथवा अन्य अर्धसैनिक बलों के अंत्येष्टि सरकार को छोड़कर निजी अंतिम संस्कार सहित किसी भी रूप में ध्वज का उपयोग किसी भी रूप में सौ आवरण के रूप में नहीं किया जाएगा। ध्वज का उपयोग किसी भी प्रकार के पोशाक या वर्दी के हिस्से के रूप में नहीं किया जाएगा, ना ही इसकी किसी तकिया, रुमाल, नैपकिन या किसी ड्रेस सामग्री पर छपाई या काशिदाकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। मतलब किसी प्रकार का जो है वो आपका ये प्रयोग नहीं देखेगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के महत्व पर जो कुछ बातें कही गई हैं उसके ऊपर हम बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जो हमारा तिरंगा इसके ऊपर कुछ बात की। सबसे पहले अशोक चक्र, ठीक है ना। तो अशोक चक्र के बारे में कहा गया कि अशोक चक्र जो है वो धर्म के विधान का पहिया है। क्या है अशोक चक्र? धर्म के विधान का पहिया है। और चक्र यह प्रदर्शित करता है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। इसलिए हमें हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उस ध्वज के अंदर जो चक्र है वो हमेशा गति बने रहने की बात करता है, हमेशा जो है वो क्रियाशील बने रहने की बात करता है, क्योंकि हमारा ध्वज ही जो है हमें ये इंगित करता है, हमें ये बताता है कि जीवन जो है वो गति का नाम है, ठहराव तो मृत्यु का उपनाम है। रंग में जो भगवा रंग है वो भगवा रंग किसका है? अनासक्ति के परित्याग को दर्शाता है। ध्वज के केंद्र में सफेद रंग की जो पट्टिका है वो हमारे प्रकाश और हमारे आचरण का मार्गदर्शन करता है, ठीक है, और इस सत्य के मार्ग को ऊपर दर्शाता है। हरे रंग के बारे में बात करें तो यहाँ की मिट्टी और वनस्पति से हमारे संबंध को दर्शाता है, जिस पर अन्य सभी जीवन का निर्भर होता है। तो जिस प्रकार से हमारे इस हम जो देख रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, चाहे उसका अशोक चक्र हो, चाहे भगवा रंग हो, चाहे सफेद रंग हो, चाहे हरा रंग हो, उसके क्या क्या मायने हैं वो हम अभी देख रहे हैं, है ना। अगला न्यूज है दोस्तों आपका मिंट से लिया हुआ है, ठीक है। आपके स्क्रीन पर ये न्यूज दिख रहा है, सोर्स जो है वो मिंट है, मिंट से लिया हुआ। बिल ऑन क्रिप्टो करेंसी अवेटिंग कैबिनेट अप्रूवल, एफएम सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने क्या किया? द कैबिनेट नोट ऑन क्रिप्टो करेंसी बिल्स इज रेडी, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो बिल है वो तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी संबंधी विधेयक क्या है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने और संबंधित प्रस्तावित कानून को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष क्या किया गया था? पेश किया गया था। और जब इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया गया था तो इस पे मंत्रिमंडल की स्वीकृति की जो है वो प्रतीक्षा की जा रही है।
वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी मामलों पर गठित एक अंतर मंत्रालय समिति के द्वारा भारत में राज्य द्वारा जारी किए गए आभासी मुद्राओं को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किए जाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो जो आपके राज्य के द्वारा जारी किए गए आभासी मुद्रा हैं, उसके अलावा जितने भी क्रिप्टो करेंसी थे उन सारे क्रिप्टो करेंसी को रोकने की बात की जा रही थी, उस पर रोक लगाने की बात की जा रही थी। ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा है ना? सुषमा, दीपू, प्रदीप, सूरज, आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग सेशन को, कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज वाज सब कुछ क्लियर है? किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? आवाज क्लियर है? किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? आवाज क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए कि सारे स्टूडेंट जो है वो क्लास को ज्वाइन करें। एक बार ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए कि सारे स्टूडेंट जो हैं ठीक है। हाँ ठीक है, अब हम बात करें क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में कारोबार की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी पर क्या की है, चिंता जताई है, और इसने इस पर सरकार को जो है केंद्र सरकार को अवगत भी किया है जो बाजार में क्रिप्टो करेंसी चल रहा है। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आरबीआई द्वारा 2018 में जारी किए गए सर्कुलर में यह अपेक्षा की थी कि क्रिप्टो करेंसी संबंधित सेवाओं को बहाल करने की अनुमति दी जाए, और आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। विधेयक का अवलोकन अगर हम करें तो क्रिप्टो करेंसी एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक 2021 यानी कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के तहत सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध लगाने तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जारी करने का प्रावधान जो है वो किया गया था। इस कानून का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा हेतु सुविधाजनक ढांचा तैयार करना और भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने की बात की गई। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या जिसके ऊपर इतने देर से चर्चा हो रही है? ये डिजिटल करेंसी है क्या जिस पर आरबीआई ने रोक लगाने की बात की है? भारत सरकार भी जो है वो कह रहा है कि जो सरकारी क्रिप्टो करेंसी है उसी को जो है चालू कर रखा जाए, बाकी क्रिप्टो करेंसी को बंद कर दिया जाए। तो कौन सा है ये क्रिप्टो करेंसी? ये किस प्रकार की करेंसी है? तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का डिजिटल करेंसी है। अब हर चीज ऑनलाइन हो रहा है तो करेंसी भी ऑनलाइन हो गई है। क्या है? डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर संचालित होती है। क्रिप्टोग्राफी का अर्थ होता है करेंसी की कोडिंग करना, ठीक है ना? और करेंसी की कोडिंग करके ये इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम जिसमें किसी वित्तीय संस्था के बगैर एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को जो है ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। और क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण जैसे कि अथेरियम, बिटकॉइंस, ये सब जो है वो क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण है। अब ये कैसे काम करता है, ठीक है ना? हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कॉम। तो ये मान लीजिए कि यहां से किसी ने अपने लैपटॉप से जो है वो ट्रांजेक्शन को रिक्वेस्ट किया, ठीक है ना? द ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्टेड टू अ पीयर टू पीयर P2P नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? अब इसके बाद जो तीसरा स्टेज है इसमें क्या होगा? द नेटवर्क ऑफ नोड्स यूज नोन एज एल्गोरिथम टू वैलिडेट द ट्रांजेक्शन यूजर स्टेटस, ठीक है? अब ये जो ट्रांजेक्शन यूजर है उसके स्टेटस को चेक करेगा। उसके बाद अब वेरीफाइड ट्रांजेक्शन कैन इन्वॉल्व क्रिप्टो करेंसी, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन। चौथा स्टेप, पांचवें में क्या होगा? द ट्रांजेक्शन इज कंबाइंड विद अदर ट्रांजेक्शन वंस वेरीफाइड टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक ऑफ डाटा फॉर द लीडर, ठीक है? छठवें में द न्यू ब्लॉक इज एडेड टू एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, और सातवें में क्या होगा? ट्रांजेक्शन जो है वो फिनिश्ड हो जाएगा। तो ये टोटल जो है 7 प्रोसेस है, 7 चरणों में। यहां से मान लीजिए आपका ट्रांजेक्शन शुरू हुआ और इन 6 चरणों को चलते हुए 7वें चरण में जाकर यहां आपका ट्रांजेक्शन जो है वो पूरा हो गया, है ना? समझ रहे हैं? ठीक है। अब सरकार के द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर क्यों प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है? दिक्कत क्या है भाई? आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गया, हम कई बार ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? ऑनलाइन मार्केटिंग जो है इसके चलते काफी सारे हमें फायदे भी हो रहे हैं। सबसे पहला फायदा तो क्या है कि मोबाइल
पॉकेट में कैश लेके नहीं चलना पड़ रहा है। दूसरा फायदा क्या है, नकली नोट मिलने का जो है वो दिक्कत कम हो रहा है। तीसरा फायदा क्या है कि, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि बजट से ऊपर खर्चा हो जाता है। कभी कभी पता चलता है कि हम प्लान करके गए हैं 200 रुपया खर्चा करने के लिए और वहां से 20,000 खर्चा करके आते हैं। कुछ पसंद आ गया तो खरीद लेते हैं। तो ये सब भी दिक्कत है, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग का। ठीक है, तो सरकार के द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी कारण क्या है? तो सबसे पहला है संप्रभु प्रत्याभूत यानी कि सोवेरियन गारंटी। क्रिप्टो करेंसी उपभोक्ताओं के लिए जोखिम उत्पन्न करती है और इनके पास कोई सॉवरेन गारंटी संप्रभु प्रत्याभूत नहीं होता है, इसलिए इसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। दूसरा कारण क्या है? बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव। अब इनके प्रत्याशित प्रकृति इन्हें अत्यधिक अस्थिर बनाती है। बाजार में अगर जैसे उतार चढ़ाव होता है तो इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया गया है कि दिसंबर 2016 में 17 में बिटकॉइन जो है वो 20,000 अमेरिकी डॉलर से गिरकर नवंबर 2018 में 3,800 अमेरिकी डॉलर हो गया था। समझ रहे हैं? तो मान लीजिए कि आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदा है जो कि आपने अधिक मूल्य में खरीदा है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव हुआ तो आपका क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यू है वो भी गिर जाएगा। तो बाजार में जो उतार चढ़ाव है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब 100 रुपया जो है वो 100 रुपया नहीं रहेगा। हो सकता है कि आज आपने 100 रुपया का एक क्रिप्टो करेंसी खरीदा है और कल वो 10 रुपया का हो जाए, 5 रुपया का हो जाए, 2,000। तो इससे क्या है कि सरकार क्या मान रही है, समझ रही है कि भाई इसका कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इसको इस प्रकार क्यों। इसके अलावा सुरक्षा जोखिम। यदि किसी प्रकार के उपयोगकर्ता अपनी निजी की यानी कि जो आपने अगर अपना कोई पासवर्ड लाया है उस पासवर्ड को अगर आपने खो दिया, ठीक है ना, और पासवर्ड रिस्यू नहीं कर पा रहे तो आपके पास जितना क्रिप्टो करेंसी है वो आपका चला गया, ठीक है ना। इसके अलावा कई सारे आजकल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो है फ्रॉड हो रहे हैं, मालवेयर संबंधी काफी सारे खतरे हैं। तो कुछ मामलों में यह देखा गया है कि जो आपके प्राइवेट की हैं, ठीक है, जो आपको पासवर्ड दिया गया है वो किसी और ने क्या किया, हैक कर लिया और आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी है उसको क्या किया, उसने अपने पास ट्रांसफर कर लिया। तो ये हैकिंग और संवेदनशील जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो है, ठीक है, तो ये सब दिक्कत है। दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर और अभी क्लासेस है, अभी बीच में ये कुछ जानकारी है जो अनअकैडमी से संबंधित वो मैं आपको दे दूं। तो इस समय इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा मिलता है। तो अभी तक आपने अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो फटाफट आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इसके लिए जो कोड यूज करना है वो अनूप 10 का कोड यूज कर सकते हैं आप, अगर आपको ठीक लगे तो। फायदा क्या होगा कि एक मेरा पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप और उसके अलावा आपको अनअकैडमी पे आने वाले अनअकैडमी यूपी एग्जाम, अनअकैडमी यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी पे आने वाले हर कोर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, करना क्या है, मोबाइल उठाइए, मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कीजिए और उसके बाद आप गोल में आइए। गोल में आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी को सर्च कीजिए और उसके बाद आके मुझे सर्च कर लीजिए। जैसे मेरी क्लासेस अगर आपको देखनी है, आप किसी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अनूप सर की क्लास देखनी है तो अनूप उपाध्याय नाम से आप मुझे सर्च कीजिए और अनूप उपाध्याय नाम से सर्च करने के बाद आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मेरी जितनी भी क्लासेस आती हैं, जैसे कि आज से मैं शाम को 4 बजे ज्योग्राफी की भी क्लासेस लेकर आऊंगा। कल थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहा था, ठीक है, वो हेल्थ इशू आज सुबह भी है ना, तो थोड़ा सा हेडक वाली प्रॉब्लम हो रही थी आंख के चलते, तो इसके चलते कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, है ना। तो आज लेकिन शाम को 4 बजे से जो है आपकी ज्योग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रात को 8 बजे पॉलिटी और रात को 9 बजे जो है वो आपका हिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपका होगा। तो उसका आप लोग लाभ उठाते रहिए, ठीक है। अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, अभी क्लासेस जो है वो चलेंगी, ठीक है ना। अतुल मिश्रा, रेखा गांधी, अंजलि पांडे, अभी काफी सारे टॉपिक हैं, तो अभी घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी एडवांटेज के बारे में बात करें तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन जो है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से है। अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़ने का, मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज को आप एसेस कर सकते हैं, एकेडमिक कैलेंडर है, आपको स्ट्रेटजी सेशन है, मास्टर क्लास है, अनलिमिटेड क्विजेस हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है। इसके अलावा दोस्तों यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है आपको फ्री मिलता है। तो मिस मत कीजिए दोस्तों। अनअकैडमी बहुत जल्दी अपने प्राइस को हाइक करने वाला है, प्राइस को बढ़ाने वाला है। तो अनअकैडमी का प्राइस बढ़े उसके पहले ही आप सब्सक्रिप्शन लेकर इसका लाभ उठा लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है द हिंदू से लिया हुआ है, 4 more इंडियन साइट्स एडेड टू रामसर लिस्ट एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। ये आपके स्क्रीन पर आपको द हिंदू से ये लिया हुआ टॉपिक दिख रहा है।
ठीक है, द हिंदू से लिया हुआ टॉपिक आपके स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा, है ना। शेयर करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी क्लास करें, और लाइक शेयर करते रहिए, है ना। 4 more Indian sites added to Ramsar list as wetlands of international importance. The 46 Ramsar sites in India include the Chilka Lake in Odisha, Keoladeo National Park in Rajasthan, Harike Lake in Punjab, Roktak Lake in Manipur and Ular Lake in Jammu and Kashmir. ठीक है ना। 4 more sites, ठीक है, आपके 2 each from Haryana and Gujarat have been recognized as wetlands of international importance under the Ramsar site. ठीक है, तो रामसर सूची में अगर हम बात करें तो रामसर सूची में क्या है कि भारत के 4 और आर्द्र स्थल को शामिल किया गया है। भारत की 4 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है वो 46 हो गई है और इन स्थलों के आच्छादित सतह क्षेत्रफल की जो एरिया है वो 1,83,322 हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, नए आर्द्र स्थल में किसको किसको शामिल किया गया है, तो सबसे पहला आपका है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। ठीक है ना, तो यह उद्यान पक्षियों, शीतकालीन प्रवासी और स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों और उनके अपने जीवन चक्र को आश्रय महत्वपूर्ण चरणों में आश्रय देकर संभरण करती है। इनमें से 10 से अधिक प्रजातियां विश्व स्तर में खतरे में आ चुकी हैं, जिनमें अत्यधिक संकट में लुप्तप्राय होने के कगार में आ चुकी मिलनसार टिटहिरी, जिसको कि लैपविंग कहते हैं, लुप्तप्राय मिस्र की गिद्ध, सीकर फॉल्कॉन, पलास की मछली, ईगल और ब्लैक ब्लेडेड टर्न जो है वो शामिल है। अगला जो है वो है आपका भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा में ही है, जिसको कि इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और ये मीठे पानी का आर्द्र भूमि है और ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। इसके अलावा जो है वो थोल गुजरात की आर्द्र भूमि है और गुजरात की थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान पर स्थित है और यहाँ 320 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं और यह आर्द्र भूमि अत्यधिक संकटग्रस्त लुप्तप्राय सफेद पंख वाले गिद्ध और मिलनसार टिटहिरी, संकटग्रस्त सारस बगुले, बतख और सफेद हल्के हंस जैसे 30 से अधिक संकटग्रस्त जल पक्षियों की प्रजातियों का शरण स्थली है। इसके बाद आपका आ रहा है वधवाना गुजरात। तो गुजरात में वधवाना आर्द्र भूमि अपने पक्षी जीवन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है और यह प्रवासी जल पक्षियों की सर्दियों में रहने के लिए उचित स्थान जो है प्रदान करती है। इनमें लुप्तप्राय पलास की मछली, ईगल, दुर्बल संकटग्रस्त सामान्य बतखें, आसन संकट वाले डोमिनेटिव पेलिकन, भूरे सर वाले ग्रे हेडेड फिश, ईगल और फेरुगिनस डक जैसे कुछ संकटग्रस्त या संकट के समीप आ चुकी प्रजातियां जो हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, स्वस्थ ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्ता क्या है, इसके ऊपर अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे ग्रह पर लोगों की सेहत आर्द्र भूमियों के स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है। विश्व की 40% प्रजातियां आर्द्र भूमियों में निवास करती हैं और अथवा प्रजनन करती हैं। आर्द्र भूमि जीवन की नर्सरी होती है, लगभग 40% जीव आर्द्र भूमियों के प्रजनन करती हैं। आर्द्र भूमियां पृथ्वी के फेफड़े की तरह मानी जाती हैं, यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ के रूप में इसको हम जानते हैं और ये वातावरण में प्रदूषकों को साफ करते। आर्द्र भूमियां जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और लगभग 30% भूमि आधारित कार्बन का भंडारण करती हैं। आर्द्र भूमियां आपदा जोखिम को कम करती हैं और ये तूफानों को वेग को भी अवरुद्ध करती हैं। रामसर अभिसमय के बारे में बात करें दोस्तों, तो रामसर अभिसमय आर्द्र भूमियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह अभिसमय 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरान के शहर रामसर पर हस्ताक्षरित किया गया था, इसलिए इसका नाम रामसर अभिसमय हो गया। संयुक्त राष्ट्र के लगभग 90% सदस्य देश इस अभिसमय का हिस्सा हैं। आधिकारिक तौर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों, विशेषकर जल पक्षीवास स्थल का अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली वाटरफॉल हैबिटेट भी कहा जाता है। ठीक है ना। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के बारे में बात करें दोस्तों, तो रामसर अभिसमय के तहत ही आपका मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड है और यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है और इसमें मानवीय हस्तक्षेप व प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी रूप से संकटपूर्ण आर्द्र भूमियों को भी शामिल किया जाता है। इसे रामसर सूची में भाग के रूप में बरकरार रखा गया है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड की स्थापना कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी यानी कि COCP 1990 की सिफारिश के तहत की गई है और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में किसी भी स्थल को केवल संबंधित अनुबंधित पक्षकारों को सहमति से जोड़ा या हटाया जा सकता है। वर्तमान में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड को 2 भारतीय स्थल लोकटक झील मणिपुर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान जो इसके अंतर्गत शामिल है। चिल्का झील को एक बार इसमें स्थान दिया गया था लेकिन आगे चलकर इसको हटा दिया गया था। ठीक है ना।
अगला न्यूज है दोस्तों आपका द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है, द हिंदू का ही न्यूज है एजेंसी ब्रेस फॉर राइज इन ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ठीक है ना। तो भारत में मादक पदार्थों की तस्करी जो है रे उसके संबंधित ये न्यूज है। तो नशीली दवाओं के खिलाफ कानून परिवर्तन एजेंसियों को अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा तेजी से कब्जा होने के साथ ही हेरोइन और क्रिस्टल मेथामफेटामाइन की सीमा पार तस्करी में भारी वृद्धि होने का संदेह भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये संबंधित प्रकरण क्या है इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो तालिबान के लिए नशीली दवाएं या ड्रग्स राजस्व का प्रमुख स्रोत होता है और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के पतन के साथ ही अगर हम बात करें तो तालिबान अपने लड़ाकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए नशीली दवाओं से अर्जित मुद्रा का बहुत अधिक जो है वो इसके ऊपर निर्भर करेगा। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की नवीनतम जो रिपोर्ट आई है जो कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में पिछले वर्ष की तुलना में 2020 के दौरान अफीम पोस्ता की अवैध खेती में लगभग 37% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष वैश्विक अफीम उत्पादन में अफगानिस्तान का योगदान 85% था। अफगान विशेषज्ञ के द्वारा इसमें नशीली दवाओं के बरामदगी और गिरफ्तारी के लिए जाने वाले अफीम पोस्ता की खेती पर न्यूनतम प्रभाव जो है वह पड़ा है। अफगानिस्तान मेथामफेटामाइन उत्पादन का प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 की बात करें तो पिछले वर्ष वैश्विक स्तर पर लगभग 275 मिलियन लोगों के द्वारा नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया गया और 36 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित थे। अधिकांश देशों में महामारी के दौरान भांग के उपयोग में काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई और इस अवधि में फार्मास्यूटिकल दवाओं के द्वारा गैर चिकित्सा उपयोग में भी भांग की वृद्धि जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो नवीनतम वैश्विक अनुमानों के अनुसार 15 से 64 वर्ष के आयु के लगभग 5.5% आबादी के द्वारा पिछले वर्ष के दौरान कम से कम एक बार नशीली दवाओं का उपयोग किया गया और यह अनुमान किया गया कि वैश्विक स्तर पर 11 मिलियन से अधिक लोग दवाओं का इंजेक्शन लगाते थे। इनमें से आधे लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे, ठीक है। नशीली दवाओं के उपयोग के कारण होने वाले बीमारियों में ओपियोइड पदार्थ सर्वाधिक जो है वो आपका जिम्मेदार है। मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या से निपटने हेतु तो भारत सरकार की नीतियां क्या हैं, तो विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो देश के 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान या ड्रग्स मुक्त भारत अभियान को 15 अगस्त 2020 से चलाया जा रहा है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2018 से 2025 की अवधि के लिए नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जो है जिसका नाम है नेशनल प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये जो है ये अपना कार्य जो है वो सुचारू रूप से चला रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो सरकार के द्वारा नवंबर 2016 में नार्को समन्वय केंद्र का गठन किया गया है और सरकार द्वारा नार्कोटिक ड्रग्स संबंधी अवैध व्यापार, व्यसनी नशेड़ियों के पुनर्वास और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जनता को शिक्षित करने और इससे होने वाले हानि के बारे में जो है वो बताया गया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष नामक एक कोष का गठन किया गया है जिसका नाम है नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग्स अब्यूज, ठीक है। अगला न्यूज है दोस्तों आपके स्क्रीन पर द इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ और न्यूज है इंडिपेंडेंस डे 2021 वाई पीएम मोदी अनाउंसमेंट ऑफ फोर्टिफाइड राइस इन सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। तो कुपोषण से निपटने के लिए चावल संवर्धन योजना के ऊपर जो है वो नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2024 तक स्कूलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से यानी कि मिड आपका जो पीडीएस सिस्टम है उसके माध्यम से जो है वो माध्यान्ह भोजन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सर्वाधिक संवर्धित चावल यानी कि फोर्टिफाइड राइस वितरित करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के महत्व के बारे में बात करें तो देश में महिलाओं और बच्चों के अंदर जो कुपोषण की समस्याएं देखने को मिल रही है इसे देखते हुए इसकी घोषणा करना काफी आवश्यक है। क्या है आपका फोर्टिफाइड राइस, इसके बारे में आगे चलकर देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले हम देखें तो खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश में हर दूसरी महिला के अंदर जो है एनीमिया से पीड़ित है, ठीक है ना, यानी कि रक्त की कमी देखी गई है और हर तीसरे बच्चे को यह देखा गया है कि वो नाटापन का शिकार है या अविकसित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107 देशों की सूची में जो देखें तो 94 स्थान पर और भूखमरी संबंधित गंभीर श्रेणी के अंतर्गत भारत को रखा गया है। गरीब महिलाओं और गरीब बच्चों के अंदर कुपोषण की समस्या जो है काफी ज्यादा देखी गई है और उसका मुख्य कारण क्या है कि उसके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अब इस योजना का फायदा बच्चों को कैसे होगा इसके ऊपर हम बात करें तो सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
2013 के अनुसार अगर हम बात करें तो विभिन्न योजनाओं के तहत 300 लाख टन से अधिक चावल जो है वो वितरित किए जाते हैं। 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन और एकीकृत बाल विकास योजना के तहत जो है एनएफएसए के तहत जो है वो 328 लाख टन चावल जो है वो आवंटित किया गया है। ठीक है ना। खाद्य संवर्धन क्या होता है इसके ऊपर हम बात करें तो देश में खाद्य पदार्थों के लिए मानकों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है आपकी एफएसएसआई है। ठीक है ना, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। इसके अनुसार खाद्य संवर्धन यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन किसी खाद्यान्न को पोषण युक्त बनाने के लिए उसमें सावधानी से आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों को क्या किया जाए, इंसर्ट कर दिया जाए। जैसे कि उसके अंदर विटामिन की मात्रा बढ़ा दी जाए, उसमें खनिज तत्वों की मात्रा को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए खाद्यान्न के पोषण गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, न्यूनतम जोखिम के साथ उपभोक्ताओं को इसके स्वास्थ्य लाभ होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त को जो है वो मोदी जी ने फोर्टिफाइड राइस के बारे में बात किया। तो ये संवर्धित चावल क्या है, फोर्टिफाइड राइस क्या है? तो खाद्य मंत्रालय के अनुसार आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिए चावल का संवर्धन किया जाना एक लागत प्रभावी और पूरक रणनीति है। एफएसएसआई के द्वारा जो मानदंड है उसमें यह कहा गया है कि 1 किलो संवर्धित चावल में आयरन की मात्रा 28 मिलीग्राम से 42 मिलीग्राम, फोलिक एसिड की मात्रा 75 से 125 माइक्रोग्राम और विटामिन बी12 की मात्रा 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम जो है वो होना चाहिए। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये मात्रा जो है वो होनी चाहिए किसमें, 1 किलो संवर्धित चावल के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अलावा चावल को सूक्ष्म पोषक तत्वों एकल और संयोजन में जस्ता जो है वो 10 मिलीग्राम से लेकर 15 मिलीग्राम, विटामिन ए जो है 500 से लेकर 750 माइक्रोग्राम, विटामिन बी1 1 मिलीग्राम से 1.5 मिलीग्राम, विटामिन बी2 1.25 मिलीग्राम से लेकर 1.25 मिलीग्राम, विटामिन बी3 12.5 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम, विटामिन बी6 1.5 मिलीग्राम से 2.5 मिलीग्राम के साथ जो है वो संवर्धित करने की बात जो है वो की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको फोर्टिफाइड राइस के बारे में समझ में आएगा कि फोर्टिफाइड राइस क्या है। ठीक है, अगला न्यूज है दोस्तों आपकी न्यूज 18 से लिया हुआ है। न्यूज 18 से ये सोर्स है। न्यूज क्या है, कार्स दैट गिव आउट H2O इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब जो कार जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत ये प्रधानमंत्री जी ने इसको भी 15 अगस्त के दिन जो है इसके ऊपर घोषणा की और कहा कि जो कार अभी तक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते थे, अब वो H2O यानी कि वाटर का एमिशन करेंगे। ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में इन्होंने अनाउंस किया। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के निर्यात हेतु वैश्विक केंद्र को भारत को कैसे बनाने की बात की गई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में चलते हैं दोस्तों। आपको याद होगा वर्ष 2021 और वर्ष 2021 यानी कि यही साल, इसी साल में जब बजट पेश किया गया तो बजट पेश करते समय वित्त मंत्री के द्वारा जो है वो औपचारिक रूप से राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत में हरित ऊर्जा संसाधनों को अधिक से अधिक बढ़ाना और हाइड्रोजन के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा करना, भारत को हाइड्रोजन उत्पादन सक्षम बनाने की बात की गई थी। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन क्या है इसके ऊपर हम बात करें कि क्या है आपका हाइड्रोजन ईंधन। तो हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो जैसा कि हम पहले ही जान रहे हैं कि आपके आवर्त सारणी में सबसे पहला नाम जो आता है वो क्या आता है, हाइड्रोजन का सबसे हल्का और सबसे पहला तत्व है। हाइड्रोजन का भार जो हवा के भार से कम है और इसलिए इसे वायुमंडल में ऊपर की ओर उड़ जाने और फैल जाने के रूप में इसे जाना जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे वातावरण में हाइड्रोजन जो है यानी कि H2 जो है वो शुद्ध रूप से कहीं नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन को मानक ताप और दाब पर हाइड्रोजन एक गैर विषाक्त, अधात्विक, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन और अत्यधिक दहनशील द्विपरमाणु गैस है। हाइड्रोजन ईंधन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर शून्य उत्सर्जन करने वाला ईंधन है और इसका उपयोग ईंधन सेलों अथवा आंतरिक दहन इंजनों में किया जा सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यान में आपका प्रपल्सन के रूप में भी इसका उपयोग जो है किया जा सकता है। हाइड्रोजन की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूर्य के अंदर या तारों के अंदर अगर हम जो भी घटनाएं देखते हैं हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, खगोलविदों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में 90% परमाणु हाइड्रोजन परमाणु हैं और किसी अन्य तत्व की तुलना में हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक यौगिक के रूप में शामिल है। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित हाइड्रोजन का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक जो है वो जल है और पृथ्वी पर प्राकृतिक
रूप से पाए जाने वाले जल निकाय में आणविक हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर अधिकांश हाइड्रोजन जल और ऑक्सीजन के साथ जो है तथा जीवित या मृत अथवा जीवाश्म जैवभार में कार्बन के साथ जो है वो मिलता है। जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में विखंडित करके हाइड्रोजन का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। हाइड्रोजन के भंडारण के बारे में बात करें दोस्तों तो भौतिक रूप से अथवा गैस या तरल के रूप में इसको संग्रहित किया जा सकता है। गैस के रूप में हाइड्रोजन का भंडारण करने के लिए उच्च दाब वाले टैंक की आवश्यकता होती है। तरल रूप में हाइड्रोजन का भंडारण करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की जो है वो जरूरत पड़ती है और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वायुमंडलीय दाब का वो -252.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। हाइड्रोजन के लिए ठोस पदार्थों की सतह पर अधिशोषण के द्वारा यानी कि एडसॉर्प्शन के द्वारा इसको अवशोषण या संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में स्वच्छ हाइड्रोजन उद्योग की क्षमता के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से उत्सर्जित होने वाला एकमात्र उप उत्पाद जो है वो जल है जो कि 100% स्वच्छ है। हाइड्रोजन को शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक वाहनों में ईंधन सेलों की शक्ति, घरेलू उत्पादन में इसकी क्षमता और ईंधन सेलों की उच्च दक्षा क्षमता के कारण एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में माना जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ फ्यूल सेल, ईंधन सेल गैर चालित आंतरिक दहन इंजन की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक कुशल है। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर ईंधन सेल 2 से 3 गुना अधिक कार्य सक्षम होता है। हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजनों के लिए ईंधन के रूप में काम करता है। ठीक है, अब इसके लिए जो चुनौतियों के बारे में बात करें तो हरित तथा नीले हाइड्रोजन के निष्कर्षण की आर्थिक संधारणीय हाइड्रोजन व्यावसायिक रूप से दोहन करने में उद्योगों के सामने काफी चुनौतियां हमें देखने को मिल रही है। हाइड्रोजन के उपयोग तथा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली जो प्रौद्योगिकी है जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज अभी प्रारंभिक चरण में, जिससे कि हाइड्रोजन की उत्पादक लागत जो है वो काफी अधिक हो सकती है। किसी संयंत्र को पूरा होने के बाद ईंधन सेलों के रख रखाव की जो लागत है वो काफी महंगी है। जैसे दक्षिण कोरिया के पास ये टेक्नोलॉजी है तो काफी महंगी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा ईंधन के रूप में उद्योगों में हाइड्रोजन के व्यावसायिक उपयोग हेतु हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, मांग निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास में भारी निवेश की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है। रैंक 2, 3 को 50% और रैंक 4 to 25 को 25% स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा शिखर यूपी SSSC पेट फ्री टेस्ट सीरीज है जो कि 2 अगस्त से चल रहा है। इसके अलावा आरओ प्रिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज है जो कि 7 अगस्त से है। यूपी पुलिस एसआई टेस्ट सीरीज जो है जो कि आपका 23 अगस्त से स्टार्ट है। लक्ष्य यूपीपीएससी प्रिलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज जो है कि 4 अगस्त से स्टार्ट है। प्रारंभ यूपी SSSC लोअर पीसीएस टेस्ट सीरीज जो है जो कि 2 अगस्त से स्टार्ट है, आपकी स्क्रीन पर है। प्रगति यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज आपको 1 अगस्त से आपको नजर आ रहा है। बैच के बारे में बात करें तो ये आपको ऑप्शनल का बैच जो है जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो 16 अगस्त से जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है एक बैच आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा सारथी के नाम से 17 अगस्त से एक बैच है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रारंभ कंप्लीट कोर्स फॉर लोअर पीसीएस 17 अगस्त से ही आपको एक बैच नजर आ रहा है, आपके स्क्रीन पर है। 12 महीने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए 18 अगस्त से बैच आ रहा है। और इन सारे बैच में एडमिशन लेने के लिए आप ANUP 10 अनूप 10 कोड का यूज करके क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ANUP अनूप 10 का लाभ लेकर आप डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज है आपके स्क्रीन पर। इस न्यूज को देखें और कैसा लग रहा है। क्लास एंजॉय कर रहे हैं आप सभी लोग। तो 6,808 डेथ ड्यू टू हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कैलेमिटीज इन 3 years। ठीक है ना, तो जल मौसम संबंधित जो विपदाएं हैं इस विपदा के चलते जो है वो 6,808 लोगों की मृत्यु हुई है। इस पर हम बात करते हैं। क्या है ये आपदा, जल मौसम संबंधी आपदा यानी कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कैलेमिटीज क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके ऊपर हम समझेंगे। ठीक है, 11 बजे से प्लस की क्लास है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जल मौसम संबंधी आपदाओं पर जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जल मौसम संबंधी आपदाओं यानी कि मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेटिस के कारण हुई मौतों के आंकड़े जारी किए गए हैं। ठीक है ना, और जल मौसम संबंधी आपदाओं खतरों में क्या होती हैं, किसको कहा जाता है जल मौसम संबंधी आपदा, तो अचानक बाढ़ का आ जाना, बादल का फटना, भूस्खलन होना, इन ये सारे जो हैं वो क्या है आपके जल मौसम संबंधी आपदाएं। ठीक है ना, तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं आपके कहां, गृह मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, इसमें यह कहा गया है कि पिछले 3 वर्षों में के दौरान देश में जल मौसम संबंधी आपदाओं के कारण लगभग 6,800 लोगों की जो है वो जान चली गई है।
कितना 6,800। और सभी राज्यों में इन आपदाओं की वजह से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो है वो मृत्यु देखने को गई है, जैसा कि सुनामी या ये सारी जो चीजें हैं। अत्यधिक वर्षा की घटनाओं या बादल फटना इन आपदाओं के कारण जो है वो शामिल है। जल मौसम संबंधी आपदाओं में भूस्खलन की घातक घटनाएं हिमालयी राज्यों में पश्चिमी घाट और कोंकण क्षेत्रों में लगभग हर साल देखी जाती है। अभी हिमाचल प्रदेश की एक घटना आपको याद होगी, जहां काफी सारे लोग जो हैं वो आपको काफी लोगों की मृत्यु आपको देखने को मिली थी, है ना। इसके अलावा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत केंद्र द्वारा जारी की गई धनराशि के संदर्भ में सबसे अधिक धनराशि महाराष्ट्र को जो है आवंटित की गई है। पिछले 3 वर्षों में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल को 4 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसमें एक फनी मई 2019, बुलबुल नवंबर 2019, अम्फान मई 2020 और यास मई 2021 का सामना करना पड़ा, और इसके चलते हमने काफी जान माल की हानि भी हमें देखने को मिला, है ना। राज्यों की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या हैं? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले मौतों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं कि आपदा प्रबंधन है क्या। तो आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपको याद है कोरोना के समय आपने देखा कि आपदा प्रबंधन जो है वो लगा हुआ था, और इसमें केंद्र सरकार की भूमिका जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपदा प्रबंधन का जो उद्देश्य है वो आवश्यक उद्देश्यों के संदर्भ में योजना बनाने, व्यवस्था एवं समन्वय करने और कार्यान्वयन करने हेतु समेकित प्रक्रिया के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। किसी भी आपदा के खतरे का निवारण के लिए, किसी भी आपदा या उसके परिणामों या जोखिम को कम करने के लिए, किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी करने के लिए, आपदा से निपटने में तत्परता हेतु, किसी आपदा के प्रभाव को गंभीरता का आकलन के लिए, बचाव और राहत हेतु, पुनर्वास और पुनर्निर्माण हेतु क्या किया जाता है, इसका काम जो है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन किस बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी कि एनडीएमपी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो काम करती है। इसकी नीतियां क्या है? तो भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क का हस्ताक्षर करता है, ठीक है ना। किसका? सेंडाई। तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर एक हस्ताक्षर करता देश है भारत, और भारत संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय का एक भागीदार देश है और इसके साथ मिलकर कार्य करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालय, विभागों, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, जिला प्राधिकरणों और स्थानीय स्व सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को जो है वो परिभाषित जो है इसके अंतर्गत किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड आदि को परस्पर संबंध करने हेतु वेरी स्मॉल ऑब्जर्व टर्मिनल यानी कि वीसैट नेटवर्क की स्थापना की गई थी, और यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवाओं की परिकल्पना की गई थी, ताकि देश भर में आपातकालीन संचालन केंद्र के संचालन हेतु बाधा रहित संचार और संरचना तकनीकी सहायता प्रदान किया जा सके। भूस्खलन जोखिम समन योजना के स्थान पर विशिष्ट भूस्खलन समन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की भी परिकल्पना की गई थी। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यूपी पीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल, बी और ऑप्शनल कोर्स का लाभ मिलता है। इसके लिए जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है? ANUP10 अनूप 10 का कोड यूज कर सकते हैं। फी के बारे में बात करें, फी के बारे में अगर हम बात करें तो 24 महीने का फी जो है वो 8,400 है, 12 महीने का फी 7,000 रुपए है, 6 महीने की फी 5,600 है, 3 महीने की फी 3,500 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करते हो, कोड क्या यूज करना है? कोड यूज करना है ANUP10 अनूप 10, तो आपको आपके फी में 10% ऑफ मिलता है। इसके अलावा सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है। अगर आप यूपी और बिहार का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर लेते हैं तो आपको यूपी बिहार के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है वो आपको क्लासेस देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो हैं, जिसमें 6 महीने की फीस 7,960, 12 महीने की 10,620 और 24 महीने की 14,620 है। बॉक्स बाउंड्री, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर्स की क्लासेस में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है तो आप क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपको अनअकैडमी प्राइज भी देगा। स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अनअकैडमी पे काफ़ी सारी फ्री क्लासेस आती हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे मेरी फ्री क्लासेस शाम को 4 बजे, शाम को 8 बजे और रात को 9 बजे आती है, तो आप ले सकते हैं। शाम को 4 बजे ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन,
रात को 8 बजे जो है वो आपका पॉलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और रात को 9 बजे हिस्ट्री, जिसका आप लोग लाभ ले भी रहे हैं काफ़ी सारे दिन से। जो स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। अनूप उपाध्याय नाम से आप मुझे सर्च कर लीजिए और मुझे फॉलो करके क्या कीजिए, आप इसका लाभ ले सकते हैं। कोड आपको जो है अनलॉक कोड अनूप 10 का यूज करना है। जैसे ही आप ये अनूप 10 कोड लगाएंगे तो आपको फ्री क्लासेस जो है वो मिल जाएगी, इसका आप लाभ ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस के फायदे क्या हैं? तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, पोल्स हैं आपके लिए, आप अपने हाथ को उठा के कहीं भी डाउट को पूछ सकते हैं। मिस कोई भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको क्लास स्टार्ट होने के पहले आ जाएंगे, ठीक है। लेक्चर नोट्स मिल सकता है, एनी टाइम एनीवेयर आप क्लास कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। कैसा लगा ये सेशन जरूर फीडबैक दीजिए और कमेंट सेशन में भी आप बताते रहिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फीडबैक अपना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं 11 बजे प्लस की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।